हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 29 मई का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट खबर है और आपके एग्जाम के लिए और एडिटोरियल्स उस सबको हम कम्प्लीटली देखेंगे इसमें। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। ये आधे घंटे 45 मिनट्स के वीडियो में आपका जो आज का करंट अफेयर्स पूरा है जो हिंदू न्यूज़पेपर का वो पूरा कवर हो जाएगा। साथ ही साथ जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो न्यूज़ में आई हैं, उसको भी हम डिटेल में अलग से एनालिसिस करेंगे, अलग से नोट्स उसका रहेगा। जैसे जीएसटी काउंसिल हो गया, बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम अलग से डिटेल में स्टडी करेंगे वो क्या है, ताकि आप जो उसका नोट्स बना सके एक तरह से। और आपके जो प्रीलिम्स या प्रीलिम्स फैक्ट कर सकता हूँ मैं, प्रीलिम्स फैक्ट हो गया या फिर जो उसका एनालिसिस पार्ट है जो मेंस के लिए आपका हेल्प कर सकता है इंटरव्यू के लिए, वो सबको हम जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा हम जो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ वीडियो का लिंक दिया है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है, एनसीईआरटी का, इकोनॉमी का हो गया, पॉलिटी का हो गया, उसको आप जो है जरूर देखें ताकि आपका वीडियो जो है कहीं भी आपका जो प्रिपरेशन जो है वो अगर समझ में नहीं आ रहा है या घर बैठे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस चीज़ों को, टॉपिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका न्यूज़ है, गवर्नमेंट पुट्स ऑफ डिसीजन ऑन टैक्स रिलीफ फॉर कोविड-19 सप्लाईज। तो ये कल जो बेसिकली जीएसटी मीटिंग हुई थी, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो था एक डिमांड था लोगों का, स्टेट्स का, कि जो कोविड-19 वैक्सीन्स या कोविड-19 रिलीफ जो बेसिकली मटेरियल जो है उस पर टैक्स जो है हटाया जाए, टैक्स ब्रेक किया जाए। लेकिन इसमें कुछ एग्रीमेंट नहीं हो पाया, मतलब कि सेंटर और स्टेट बेसिकली जितने वोट चाहिए थे उस चीज़ पे वो एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाया, उतना वोट उसके फेवर में नहीं मिल पाया। इसमें क्या डिसीजन लिया गया कि उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंड किया है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को हम इस केस को देंगे। वो अपना रिकमेंडेशन जो है 8 जून तक अपना रिकमेंडेशन जो है टैक्स रेट पर इंडिविजुअल जो आइटम्स इन्होंने मेंशन किया है कोविड का लेकर के, उस पर अपना रिपोर्ट देंगे। उसके बाद जिस पे आगे डिस्कशन होगा, इसके बाद इस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो मिनिस्ट्रियल ग्रुप टू रिव्यू डिमांड्स ऑफ जीएसटी रिलीफ ऑन कोविड-19 एसेंशियल्स बाय जून 8, ये मिनिस्ट्रियल ग्रुप गवर्नमेंट ने बनाया है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का। एंटिटीज परचेजिंग गुड्स फॉर डोनेशंस टू गेट जीएसटी एग्जेम्पशंस ऑन इंपोर्ट ऑफ कोविड मटेरियल्स। तो ये जो डोनेशंस के लिए अगर कोई परचेज कर रहा है गुड्स बाहर से या इंपोर्ट कर रहा है तो उसको जीएसटी एग्जेम्पशन मिलेगा इंपोर्ट पे। और सेंटर टू रेज 1.858 लाख करोड़ फॉर स्टेट्स इन ल्यू ऑफ द कंपनसेशन ड्यूज। तो कंपनसेशन ड्यूज जो है जीएसटी में ही था कि गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को कि ऑन बोर्ड करना था जीएसटी में, तो उन्होंने कहा था कि बेसिकली आई थिंक 14% का कुछ रिवेन्यू टारगेट दिया गया था। अगर इतना रिवेन्यू टारगेट जो है बेसिकली अचीव नहीं होता, स्टेट्स को रिवेन्यू टारगेट नहीं मिल पाता है इतना जीएसटी के बाद, तो जितना जो रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा, जो बच जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए कंपनसेशन जो है स्टेट्स को देगी ताकि उनका रिवेन्यू जो है शॉर्टफॉल ना हो। स्पेशल सेशन ऑन प्रपोज टू डिसाइड जीएसटी कंपनसेशन सेस लेवी एक्सटेंशन बियॉन्ड। तो ये जो कंपनसेशन का था क्लॉज, ये जुलाई 2022 तक था, जो खत्म हो जाएगा अगले साल। इसको और एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है, इस पे अलग से एक सेशन किया जाएगा कि इस पीरियड को और एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि अभी ऑलरेडी 2 साल हमने देखा कि काफी रेवेन्यू शॉर्टफॉल रहा है। तो अगले साल तक कैसा स्थिति रहेगा उसको लेकर के कि आगे की उस कंपनसेशन जो है और उसको एक्सटेंड किया जाए उस पीरियड को। स्मॉल टैक्स पेयर टू गेट माइनर रिलैक्सेशन इन कंप्लायंस। ये बेसिकली पूरा जीएसटी का जो हुआ है अभी जो है, ये रिलीफ हम देख सकते हैं। इम्पोजिशन ऑफ 5% जीएसटी ऑन वैक्सीन एंड 12% जीएसटी ऑन ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मेडिसिन अदर मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन इज अनजस्टिफाइड। ये बेसिकली स्टेट्स ने कुछ कहा था कि ये जो हम जीएसटी पे ले रहे हैं, बेसिकली कोविड पे मटेरियल्स पे जो जीएसटी ले रहे हैं वो अनजस्टिफाई है, तो उस तरह से। तो ये बेसिकली जो जीएसटी काउंसिल में सेंटर ने कहा कि टेक्निकल पैनल जो रिव्यू करता है रेट्स को अलग अलग आइटम्स का, हैव फाउंड दैट देयर विल बी कोलैटरल इम्पैक्ट ऑन द रेट कट्स ऑन अदर आइटम। तो दूसरे आइटम्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर रेट हम कट करेंगे इन आइटम्स पे, कोविड मेडिसिन या वैक्सीन पे। तो उसको वो टेक्निकल पैनल डिटेल स्टडी करेगा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की किस किस पे हमें कितना कितना टैक्स घटाना है या नहीं घटाना है। मेनली जो आपके लिए फिर और इम्पोर्टेंट, एक तो जीएसटी काउंसिल है क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएसटी एज ए होल ही इम्पोर्टेंट काफी आपका है ना, अगर मैं कहूँ ना इकोनॉमिक्स में जीएस पेपर 3 के लिए, और अदरवाइज जीएस पेपर 2 में भी अगर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें, इकोनॉमिक फेडरलिज्म की बात करें तो जीएसटी काउंसिल को आप समझ ले। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको बेसिकली अभी संविधान में संशोधन करके इसको इंसर्ट किया गया था। तो 279A में बेसिकली इसको इंसर्ट किया गया है। फेडरल बॉडी है टू ब्रिंग टुगेदर स्टेट्स एंड सेंटर ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर नेशन वाइड रोल आउट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। तो ये बेसिकली क्या करता है, फेडरल बॉडी इसमें सेंटर भी है और स्टेट्स भी इसमें मेंबर है।
दोनों एक साथ आके ताकि टैक्स रिफॉर्म जो गवर्नमेंट ने किया था, जीएसटी जो लेके आई, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, क्या क्या टैक्स रेट्स होंगे, सब पे जो है दोनों की सहमति हो, इसकी एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जीएसटी काउंसिल के रूप में। तो ये बेसिकली इस आर्टिकल में कहा गया था 60 डेज के अंदर इसको कमेंस किया जाएगा जीएसटी काउंसिल को, जब कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकल 279A यानी जीएसटी के कमेंसमेंट के बाद। ये क्या करती है जीएसटी काउंसिल? बेसिकली इशूज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड स्टेट ऑन पैरामीटर लाइक रेट्स क्या होगा, एग्जेम्पशन किस किस सामान को हम एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखेंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा, बाकी चीजें जो कंपनसेशन मैकेनिज्म जो है, सारी चीजों पे ये जीएसटी काउंसिल बेसिकली डिसाइड करती है इन चीजों को, टैक्स रेट को किसको किस टैक्स ब्रैकेट में रखना है, सारी चीजें। कंपोजिशन की बात करें, इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, तो वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन एक तरह से होती है, अभी जो निर्मला सीतारमण है वो चेयरमैन है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, ये भी इसके मेंबर होते हैं सेंटर में। और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुदुचेरी के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे वो इसमें मेंबर होंगे। और इनमें से जितने भी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, उनमें से कोई एक जो है वाइस चेयरमैन होगा जीएसटी काउंसिल का। चेयरमैन तो आपने देख लिया, वाइस चेयरमैन जो स्टेट मिनिस्टर जो है उनमें से कोई होगा, म्यूचुअली जो उसको इलेक्ट किया जाएगा। सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के विल एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होंगे, मतलब कि काउंसिल के। और चेयरपर्सन ऑफ द सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स विल बी सेंट्रल बोर्ड एक्साइज एंड कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो चेयरमैन होंगे विल परमानेंट इन्वाइटिव, वो इन्वाइट करेंगे सारे जीएसटी काउंसिल के मीटिंग्स को। विल नॉट हैव वोटिंग पावर, लेकिन वोटिंग राइट नहीं होगा, मतलब वोट वो नहीं कर पाएंगे। वोटिंग का राइट जो है बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर्स को है, जो मेंबर्स है इसमें। तो ये आपका पोजीशन समझ लिया आपने। और इसके बाद जो है बेसिकली इस पर डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, तो काउंसिल बेसिकली ईच डिसीजन मस्ट हैव अप्रूवल ऑफ 3/4 ऑफ द मेंबर, तकरीबन 75% लोगों का अप्रूवल के बाद ही उसका वो अप्रूवल होगा उस डिसीजन पे। मिनिमम कोरम कितना, 50% मेंबर प्रेजेंट होनी चाहिए मीटिंग में। चेयरमैन ये हो गया आपका 1/3 वोटिंग पावर जो है वो सेंटर के पास है, बाकी 2/3 वोटिंग पावर जो है वो स्टेट्स का है। तो इस तरह से वोटिंग डिवाइडेड है, और टोटल जो हमें चाहिए किसी डिसीजन पहुंचने के लिए 75% वोट चाहिए। तो ये बेसिकली वोटिंग है। वोटिंग कौन कर सकता है? जो मेंबर है। और कंपोजिशन आपने देख लिया, और इसका काम क्या है और कैसे ये स्टेब्लिश हुआ था, ये सब आपने समझ लिया। तो इसको आप नोट्स की तरफ बना सकते हैं अपने कॉपी में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम मूव करते हैं। जो है आपका कोलकाता कोविड डेथ इज इन 2021 कुड बी 4 टाइम्स मोर। तो ये हमने बेसिकली देखा बाकी केसेस में भी, जैसे अभी थोड़ी दिन पहले चेन्नई का एनालिसिस किया गया था, गुजरात का एनालिसिस किया गया। तो ये एनालिसिस जो चल रही है कि जो ऑफिशियल आपका रिकॉर्ड है, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट बोल रही कितना हमारा कोविड डेथ है, फिगर है, और उसको कंपेयर किया जा रहा है बेसिकली कुछ 4-5 साल का एवरेज को लेकर के, एक्सेस मोर्टेलिटी कितनी हुई, एक्सेस डेथ को, कि पिछले से मान लीजिए 2019 आपका प्री कोविड ईयर था, तो 2015 से 19 का उन्होंने फिगर ले लिया कि कितना डेथ उस एरिया में इस समय में हुआ था ऑन एन एवरेज, एवरेज डेथ आपने ले लिया। और बेसिकली और 2020 और 2021 में इसी पीरियड में कितना कितना डेथ हुआ है, तो उसको उन्होंने, ये कंपैरिजन होता है कि भाई 2020 में कितना इससे एक्सेस डेथ हुआ है, एक्सेस, और यहाँ पे भी कितना एक्सेस डेथ हुआ है। तो इसको उन्होंने कहा कि ये बेसिकली कोविड डेथ रिलेटेड डेथ्स हैं, जिसको गवर्नमेंट ने अकाउंट नहीं किया, ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं दिखाया है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड में क्या दिखा रही है, जो हॉस्पिटल रिलेटेड डेथ है, जिनका कोविड केस कंफर्म हुआ है, हॉस्पिटल में डेथ हुआ है बेसिकली, उनको इसमें दिखाया जा रहा है। बट बहुत सारे केसेज हो सकते हैं जिसमें कोविड टेस्ट नहीं हुआ हो, घर पे रिलेटेड डेथ हुआ हो, या कोविड से ठीक होने के बाद हो सकता है कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो है उसके कारण डेथ हुआ हो। तो बहुत सारे केसेज हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे अकाउंट किया गया एक्सेस डेथ के केस में। तो पाया क्या गया है, डिफरेंस बिटवीन 17,587 सर्टिफाइड डेथ इन अप्रैल एंड मई 2021 एंड द एवरेज नंबर ऑफ सर्टिफाइड डेथ इन द सेम पीरियड इन प्री पेंडेमिक ईयर ऑफ इतना। इस पेंडेमिक ईयर, प्री पेंडेमिक ईयर में जो एवरेज डेथ हुआ है इस पीरियड में, वो था 9,353। 15 से 19 का फिगर लिया, एक 4-5 साल का फिगर इन्होंने लिया, तो उसमें एवरेज देखा इस पीरियड में, अप्रैल मई में इतना आया था। और अभी जो है सर्टिफाइड डेथ, मतलब डेथ सर्टिफिकेट जो इशूज किए गए हैं उसके बेसिस पर इतने दिखाए गए हैं। तो ये जो डिफरेंस है बेसिकली, इसको माना जाए इसमें से ज्यादातर केसेज जो है वो कोविड के कारण होंगे। सारे नहीं हो सकते, बट हो सकता है बहुत सारे, ज्यादातर केसेज जो है, मैक्सिमम केसेज वो कोविड रिलेटेड डेथ होंगे, जिसको गवर्नमेंट ने अकाउंट नहीं किया है। ये तकरीबन 4.5 गुना हो सकता है ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट दे रही है 1371 डेथ हमारे यहाँ हुआ है कोविड से रिलेटेड, उससे 4.5 गुना जो है एक्चुअल डेथ हो सकता है मिनिमम। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने देखा, ये जो स्टेटिस्टिक्स है एक तरह से। और
इसका जो कैसे इन्होंने निकाला, ये आपने समझ लिया मेथड को, ये मेथड जो है कैसे किया गया है। ये बेसिकली यहाँ पर चेन्नई में भी हमने देखा था, चेन्नई का थोड़ा दिन पहले आपका न्यूज में आया था डेथ कैलकुलेशन का ये मेथड, गुजरात का भी हमने देखा था। तो ये अलग अलग स्टेट्स में, सारे स्टेट्स में तकरीबन सेम ही चीजें हैं जो हम देख रहे हैं कि एक्सेस डेथ जो आप म्यूनिसिपैलिटी से रिकॉर्ड लेकर के देख रहे हैं और जो गवर्नमेंट फिगर है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेज है, कम से तकरीबन 10 गुना का डिफरेंस देखा जा रहा है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, हेल्प चिल्ड्रन ऑर्फन बाय कोविड-19 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऑर्डर किया था कि बेसिकली जो आप उनको हेल्प करें, ऑर्फन एंड चिल्ड्रन जो है, precious time was being lost as children orphaned, abandoned or traumatized by the COVID-19 pandemic were starving on the streets of this large country। तो वो बेसिकली सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके देखने वाला कोई नहीं, जिसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बेसिकली इसको गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि आप इसको देखें, इनका बेसिकली टेक केयर करें। ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को ऑर्डर किया अक्रॉस द कंट्री टू इमीडिएटली फैन आउट एंड आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन। आइडेंटिफाई कीजिए वैसे बच्चों को जो कि केयर इनको चाहिए, एंड प्रोवाइड देम विद बेसिक नीड्स। बेसिक नीड जो है जैसे फूड, खाना दें, रहने की जगह और क्लॉथ्स इनको दिया जाए। तो ये कोर्ट ने ऑर्डर किया है। इस पे बेसिकली जो सेंटर की तरफ से जो एडवोकेट्स उन्होंने कहा कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया हुआ है, बाल स्वराज। इसमें जो है क्या है, वेन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज कुड इंडिविजुअली अपलोड फिगर्स ऑफ ऑर्फेन्स एंड चिल्ड्रन इन नीड। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो है अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ की अथॉरिटी जो है फिगर्स जो है अपलोड कर सकती हैं, जो बच्चे का जो कि जिसको केयर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, विद इन द रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन। तो ये बेसिकली इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया इस रेस्पेक्ट में, तो उनको ऑलरेडी पासवर्ड दे दिया गया पोर्टल ऑपरेट करने का, और उन्हें कहा गया कि आप इसको अपलोड करें। तो कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द आप इसको अपलोड करें कि आफ्टर मार्च 2020 कौन कौन से ऐसे बच्चे का फोटोज है, जो डिटेल्स है, उसको आप अपलोड करें इस पोर्टल में। और सेपरेट जो उन्होंने बेसिकली डेटा मंगाया है सेट से कि कितने कितने ऐसा डिटेल जो है बच्चे का, वो डिटेल सबमिट किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बेसिकली जो है चाइल्ड वेलफेयर में आप लिख सकते हैं, स्टेट चाइल्ड वेलफेयर में आफ्टर कोविड पेंडेमिक क्या जरूरत है और क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है और इसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, कोवैक्सीन आउटपुट साइकिल में हिट सेंटर्स डेडलाइन। तो ये बेसिकली जो भारत बायोटेक है जो बनाती है कोवैक्सीन, उन्होंने कहा कि तकरीबन इसको इट टेक्स 120 डेज अप्रॉक्स 4 मंथ जो है उनको लगता है मैन्युफैक्चर्ड बैच ऑफ वैक्सीन टू बी रिलीज फॉर सप्लाई। तो जो मैन्युफैक्चर्ड बैच है उसको सप्लाई के लिए रिलीज करना, तो ये जो टाइम लैग जो है, तो सेंटर ने जो कहा था कि हमारे इतना वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा इस पीरियड तक, वो हो सकता है टारगेट जो है मीट ना करे, वो डिले हो। तो ये बेसिकली भारत बायोटेक की तरफ से अपना जो स्टेटमेंट आया है इस तरह से। तो इसमें जो कहा गया क्या स्टेप्स है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो बेसिकली जुलाई अगस्त तक बढ़ाई जाएगी तकरीबन 12 करोड़ नंबर्स, और वो अवेलेबल कब होगा वैक्सीन, 4 महीने बाद अवेलेबल इन द नवंबर। तो ये जुलाई अगस्त में ही नहीं हो जाएगा जैसा गवर्नमेंट कर रही है, तो ये नवंबर दिसंबर आते आते तक ये जो बेसिकली वो वैक्सीन मार्केट में आ पाएगा। तो इसको गवर्नमेंट ध्यान में रखना है कि अवेलेबल कब होगा, उस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये भारत बायोटेक ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, रिलीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन इज ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फैक्टोरियल प्रोसेस। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स चाहिए होते हैं, और जो बेसिकली कंपनी जो है वो एसओपी जो है जीएमपी का, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज क्या है, बेसिकली जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज है बेसिकली ना, स्टैंडर्ड जो क्वालिटी है डब्ल्यूएचओ का या इंटरनेशनल, उसको आप फॉलो कर रहे हैं कि आपका सैनिटाइजेशन होना चाहिए वहाँ पर, क्लीननेस होना चाहिए, स्टाफ वर्कर जो ट्रेंड होने चाहिए, और बाकी जो छोटे मोटी चीज़ें हैं, ग्लव्स हो गया आपका, जो क्लीननेस होना चाहिए वैक्सीन इन्वायरमेंट का, वो सारा कुछ आपको फॉलो करना है। तो इसको फॉलो करने में बेसिकली हमें समय लगता है, इसमें जो प्रोडक्शन मार्केट में आने में समय लगता है। ऑल वैक्सीन सप्लाई इंडिया टू बी सबमिटेड फॉर टेस्टिंग एंड रिलीज टू द CDL लेबोरेटरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके बाद इट टेक्स 2 डेज फॉर वैक्सीन सप्लाई टू रीच द डिपोट्स ऑफ स्टेट एंड सेंटर। 2 दिन वहां पे लगता है, उसके बाद वहां से वो डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है, जहां के उसके बाद वो वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाता है वैक्सीन के लिए। तो ये बेसिकली स्टेप्स है आफ्टर जो मैन्युफैक्चर प्लांट से निकलने के बाद। तो यहाँ पे भी डिले होता है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो उसको मार्केट में लाने में डिले होता है, जिसको कि गवर्नमेंट को अकाउंट करना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आज न्यूज़ था। अब इसके बाद हम एडिटोरियल देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं आप, तो सब्सक्राइब करना मत भूलें इस चैनल को। तो पहला जो एडिटोरियल आपका डेमोक्रेसी एट स्टेक इन नेपाल, ये बेसिकली जो हमने कल भी देखा था, ये नेपाल में जो क्या हुआ है, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली को जो डिसॉल्व कर दिया गया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया है, और इलेक्शन जो कहा गया है कि हम नवंबर
तकरीबन में करेंगे। तो अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट ही रहेगी, जो अभी प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, उनके देख रेख में। तो ये बेसिकली इसको क्रिटिसाइज किया गया है एक तरह से कि इतना टाइम पीरियड आपको नहीं देना चाहिए और किसी जो परमानेंट गवर्नमेंट को जो मेजोरिटी में है उसको आपको इस्टेब्लिश करना चाहिए। इसी के बारे में बेसिकली हमारे एग्जाम के रिलेटेड कुछ इसमें नहीं है। जो आपका यूपीएससी के एग्जाम के रिलेटेड ये बेसिकली नेपाल का इंटरनल जो इन्होंने बताया है कैसे कैसा सिस्टम रहा है। नेक्स्ट जो अभी एडिटोरियल है, ह्यूमैनिटी मैटर्स, कैपिटलिज्म नीड्स एन अपग्रेड। तो ये बेसिकली इन्होंने कैपिटलिज्म और ह्यूमैनिटी इन केस ऑफ कोविड को हम बताया है कि कैसे वहां पर कैपिटलिज्म हैम्पर कर रहा है कोविड रिलीफ या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के समय में। तो कैपिटलिस्ट क्या होते हैं बेसिकली आपने शायद पढ़ा होगा हिस्ट्री में, कैपिटलिज्म या फिर कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, इकोनॉमिक्स का बेसिक एक तरह से है। तो कैपिटलिस्ट क्या होते हैं बेसिकली, जो कि इंस्टीट्यूट प्राइवेट प्रोड्यूसर्स ऑफ वैक्सीन जस्ट मेक प्रॉफिट। मतलब ये बेसिकली इनका होता है जो कंपनियां हो गई जो बेसिकली प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जैसे कि कंपनी हो गई कि हम भाई हमें प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस प्रॉफिट कमाना है, तो हम कैपिटलिज्म कहते हैं। एक होता है सोशलिज्म, ये इकोनॉमिक सिस्टम है बेसिकली सोशलिज्म, जैसे कि आपका यूएसएसआर में था कि भाई सारा प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगा और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको क्या मिलना है, किसको क्या नहीं मिलना है, कहाँ पे क्या प्रोडक्शन करना नहीं करना है। कैपिटलिज्म में क्या है बेसिकली ओनर, कैपिटलिज्म में बेसिकली क्या है, जो प्रॉपर्टीज है जितनी भी वो प्राइवेट ओन रहेगी। मतलब प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, और वो अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकती है प्रॉफिट मेकिंग के लिए ऑब्वियसली। तीसरा जो होता है जो इंडिया जैसे है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ साथ चलेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट बेसिकली गोल डिफाइन करेगी, सेक्टरल गोल और क्या हमें अचीव करना है, और एक डायरेक्शन देगी प्राइवेट प्लेयर्स को कि आपको ये इस डायरेक्शन में मूव करना है, इकोनॉमी इस डायरेक्शन में हमें मूव करवाना है। तो ये हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मोटा मोटी जो इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन है। तो कैपिटलिज्म मतलब बेसिकली क्या, कंपनियां क्या है तरह से वो उनका एम होता है कि प्रॉफिट कमाना हमें, और क्योंकि उन्हें कंपनसेशन चाहिए जो इन्होंने R&D में इन्वेस्ट किया है। और गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का काम क्या है बेसिकली कि जो गुड्स है, जो पब्लिक गुड्स है वो लोगों तक पहुंचाना, सिटीजन्स वेलफेयर करना। तो इसमें बेसिकली एक उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। अगर आपको वैक्सीन जो है फ्रीली सिटीजन्स तक पहुंचाना तो आपको रेवेन्यू चाहिए ताकि आप उनको खरीद सके प्राइवेट प्लेयर से और लोगों तक फ्री में पहुंचा सके, मतलब सब्सिडी का जो पैसा है आपको चाहिए। इसके लिए आप जो बेसिकली क्या करेंगे, टैक्स जो है बढ़ाएंगे किसी कंपनियों पे, प्राइवेट कंज्यूमर कंपनी पे, प्रोडक्ट्स पे। तो वहां पे भी प्राइवेट कंपनी कहती है कि नहीं टैक्स हमें मत बढ़ाइए क्योंकि हमें जो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। प्रेस द गवर्नमेंट फॉर लोअर टैक्स, ताकि उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो सके। तो इसमें गवर्नमेंट का हैंड टाई हो जाता है कि भाई हम किसकी सुने, कैसे करें, और हम पब्लिक वेलफेयर भी करना है हमें और इकोनॉमी को भी चलाना है। तो दोनों के केस में हम कैसे उसको लड़ सकते हैं, उससे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली कोविड को लेकर के और कैपिटलिज्म का कैसा रोल रहा है उसको बताया है। तो कैपिटलिज्म स्पेंड बाय कन्वर्टिंग द कॉमन्स इनटू प्राइवेट कैपिटल। जो कॉमन लैंड है, कॉमन एरिया है, उसको बेसिकली प्राइवेट कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। बिजनेसेस कन्वर्ट नेचुरल कैपिटल इनटू फाइनेंशियल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल जैसे कि मान ली फॉरेस्ट है, आपका पानी है, जमीन है, उसको फाइनेंशियल कैपिटल में वो कन्वर्ट करते हैं। मतलब फैक्ट्री आपने सेटअप कर लिया, उसको आप यूज कर रहे हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट है उस पर आप पैसा जनरेट कर रहे हैं एंड यूज इट फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट्स। तो ये कैपिटलिज्म का बेसिक एक क्रूड बिजनेस मॉडल बताया है इन्होंने। एंड मोर कैपिटल ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज, जो हम जानते हैं बेसिकली कंट्रीब्यूटेड टू द क्राइसिस ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो कैपिटलिज्म ने कंपनी ने जैसे किया है कि आप फॉरेस्ट को आप डिग्रेड कर रहे हैं, हटा रहे हैं, एक्सेस यूज ऑफ वाटर है, जमीन वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ये सब बेसिकली लैंड ग्रैबिंग जो है, ये सब बेसिकली इससे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज को हम देख रहे हैं आज। तो कैपिटलिज्म है मूव डाउन टू कन्वर्ट, ये पहले का बताया इन्होंने। अब जो क्या है कैपिटलिज्म, अब हो गया अर्थ रिसोर्सेज स्लेवरी तो हट गई। अब क्या कैपिटलिज्म मूव डाउन टू कन्वर्ट नॉलेज इनटू प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो लैंड नेचुरल कैपिटल तो था ही, उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। अब क्या है प्राइवेट कैपिटलिज्म क्या कर रहा है, नॉलेज को प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे, आईपीआर के थ्रू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें कि हम देख सकते हैं इसका एक ब्रॉड फॉर्म है। इसमें आपका आ सकता है पेटेंट आ गया, आपका कॉपीराइट आ गया, आपका जीआई टैग आ गया आपका, इसके अलावा ट्रेडमार्क आ गया। तो ये सब बेसिकली आईपीआर का फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। तो और भी फॉर्म्स है, इसको हमने डिटेल में हमारा वीडियो एक है आईपीआर को लेकर के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, उसमें क्या क्या रेगुलेशंस है, ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है, कौन कौन सी ट्रीटी है इंटरनेशनल जो इसको रेगुलेट करती है, पेटेंट्स क्या होता है, कंपल्सरी लाइसेंस क्या होता है, पूरा डिटेल वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो उसको आप जरूर देखें ताकि आपका जो ये आईपीआर कंसेप्ट जो वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, कैपिटलिज्म क्या कर रहा है अभी, तो वो नॉलेज को प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर रहा है। पहले तो रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर रहा था जो ओवर स्प्रेड किया आपने, अब नॉलेज को जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर रहा है थ्रू पेटेंट्स। दस पीपल आर डिनाइड यूज ऑफ देयर ओन नॉलेज। तो उनका ओन नॉलेज, जैसे आपका आपका नॉलेज है नीम को लेकर के, टर्मरिक को लेकर, हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज जो रहा है उसको आप खुद जो है उसको डिनाई कर रहे हैं बेसिकली। ये पेटेंट का यूज करके आप लोग जो उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो पेटेंटेड हो चुका प्रोडक्ट। The public contribution to creation of scientific knowledge in many ways, for example, through the government research and development grant and subsidies। तो लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं कैसे, जैसे अभी आप वैक्सीन का ही देख लीजिए, तो यूएसए ने बहुत बेसिकली काफ़ी फंड किया है, यूरोप ने भी फंड किया था वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट में फंडिंग चाहिए थी उस समय। तो पब्लिक एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है रिसर्च डेवलपमेंट में, लेकिन कैपिटलिज्म जो है उसको पेटेंट करा करके सिर्फ मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट जो है सिर्फ खुद ही ले रहे हैं, पब्लिक तक, इन जनरल पब्लिक तक नहीं पहुंच रही है। तो ट्रिप्स का इन्होंने बात किया। ट्रिप्स जो बेसिकली क्या है, एक एग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ के अंदर में जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रेगुलेट करता है ग्लोबल लेवल पर। मतलब कि जितने भी देश है, डब्ल्यूटीओ जैसे संस्था है, तो जितने भी इसके मेंबर्स है उसको जो है बेसिकली ट्रिप्स एग्रीमेंट को फॉलो करना होगा। ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, चाहे वो पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, जीआई टैग कुछ भी हो, उसके लिए हर सरकार को, हर कंट्री को रूल्स बनाने हैं, गाइडलाइन बनानी है, एक्ट लेके आना, कानून लेके आना है जो कि सभी के लिए बराबर होगा। और इस यहाँ पे उस ट्रिप्स में उस चीज का एक गाइडलाइन बताई गई कि आपको क्या क्या उसमें कानून में रखना है मैंडेटरीली। तो ये बेसिकली ट्रिप्स एग्रीमेंट है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट में क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट पेटेंट को वो फेवर करता है। इंडिया का अप्रोच जो पहले था वो प्रोसेस पेटेंट था। तो ये दोनों का डिफरेंस भी हमने इस वीडियो में बताया है। तो यहाँ मोटा मोटी इसी चीज को बताया गया है। प्रोडक्ट पेटेंट क्या है, बेसिकली आपने जैसे कोई प्रोडक्ट है, किसी कंपनी ने पेटेंट कर लिया, मान ली XYZ प्रोडक्ट है, उसको कंपनी ने पेटेंट कर लिया, तो इसके बाद क्या होगा कि आप किसी भी तरीके, जैसे कि आप XYZ को भी सामान आप बनाएंगे तो एक आप स्टेप से जाएंगे, एक प्रोसेस से। ये प्रोसेस हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। अगर आपने प्रोडक्ट को पेटेंट करा लिया तो आप किसी भी प्रोसेस से जा करके, दूसरी कंपनी किसी भी प्रोसेस से जा करके इस सामान को बना नहीं सकती है, इसको बेच नहीं सकती जब तक कि ये कंपनी जो है जिसने पेटेंट कराया है वो उसका इजाजत नहीं दे। ये है प्रोडक्ट पेटेंट जिसको कि ट्रिप्स मानता है, ट्रिप्स कहता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, मेडिसिन स्पेशली। प्रोसेस पेटेंट क्या होता है, जो इंडिया पहले करता था बेसिकली, जो इंडिया में फॉलो होता था, उसमें क्या था, ठीक है ये प्रोडक्ट पेटेंट है, मान ली उसमें क्या था कि हम प्रोसेस पेटेंट को मानेंगे। मतलब ये प्रोडक्ट आपने बनाया ठीक है, लेकिन प्रोसेस आपका पेटेंटेड है। हम यहाँ पर जो है इंडिया में हम प्रोसेस को आपको मान्यता देंगे। इससे क्या है कि सामान तो अवेलेबल है मार्केट में, तो दूसरी कंपनी क्या करेगी, सामान को खरीदेगी, इसको रिवर्स प्रोसेस में लेके जाएगी कि भाई कैसे ये सामान मैन्युफैक्चर हुआ था। उसके बाद इस प्रोसेस में मतलब जो प्रोसेस को जो पेटेंट किया इसमें कुछ थोड़ा चेंज करेगी, कहीं पर मान लीजिए हल्का सा एडजस्ट चेंज करेगी और उसको पेटेंट करा लेगी, उसको सॉरी उससे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगी सामान का। क्योंकि प्रोसेस आपका पेटेंटेड है, मतलब प्रोसेस को हम अपना नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरा प्रोसेस तो हम फॉलो कर सकते हैं। तो दूसरा प्रोसेस इन्होंने फॉलो किया और इस सामान को बनाना शुरू कर दिया, जिससे जो इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन का कारोबार बढ़ा था। जेनेरिक मेडिसिन ज़्यादा आई मार्केट में और बहुत सारी कंपनियां जो है मेडिसिन के क्षेत्र में डेवलप किया। तो ये था प्रोसेस पेटेंट। तो प्रोडक्ट पेटेंट अलाउज इन्वेंटर्स ऑफ न्यू ड्रग टू हैव एक्सक्लूसिव राइट्स टू प्रोड्यूस एंड सेल देम। ये मतलब उन्हीं को सिर्फ राइट होता है कि उस सामान को वही बेच सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोनोपोली को यूज करके बेसिकली ऑब्वियस सी बात, आप मोनोपोली यूज करके, अगर आपकी मोनोपोली रही तो सामान का दाम ज्यादा रखेंगे, आप ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। ऑन द अदर हैंड प्रोसेस पेटेंट रूट में क्या आता था, इससे क्या फोर्स्ड इंडियन प्रोड्यूसर टू इन्वेंट बेटर प्रोसेसेस। तो इंडियन प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, उस प्रोसेस को कि वो जड़िया आपका स्टेप्स आपने पेटेंट कराया है तो हम दूसरे स्टेप से चले जाएंगे, सामान तो वही बनना है हमें। तो इससे दूसरा प्रोसेस इन्होंने इन्वेंट किया और उसके थ्रू उस सामान को लार्ज क्वांटिटी में इंडिया ने बनाया और कम दामों में उसको बेचा, जिससे कि इंडिया ही नहीं बाकी बहुत सारे जो गरीब देश है उनको हेल्प हुआ, स्पेशली जेनरिक वर्जन जिसे हम कहते हैं जेनरिक ड्रग का। इसके अलावा ट्रिप्स में एक और एग्रीमेंट आपका मेंशन है, कंपल्सरी लाइसेंस एक क्लॉज है। इसमें क्या है, दे कैन डिमांड इन इनोवेटर कंपनी टू मस्ट अलाउ डोमेस्टिक लोअर कॉस्ट प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ द ड्रग इन इमरजेंसी विद कंपनसेशन टू द इन्वेंटर ऑफ कोर्स। इसमें क्या कंपल्सरी लाइसेंसिंग में कि बेसिकली अगर कोई सामान पेटेंटेड है, लेकिन मान लीजिए इंडिया में उस ड्रग जो है बहुत हाई कॉस्ट में अवेलेबल है, बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, जैसे कि
तो यहाँ पे लोगों को ज़्यादा चाहिए उस क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा उस ड्रग का डिमांड है, यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा हाई है, तो लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, सामान अवेलेबल भी नहीं है। उस केस में गवर्नमेंट चाहे तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग एक तीसरी कंपनी को दे सकती है। जैसे एक तो यहाँ पे एक कंपनी है जिसने ये सामान बनाया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी तीसरी बी कंपनी को बोलेगी आप इस प्रोडक्ट को बनाइए, लाइसेंस हम देते हैं आपको कंपल्सरीली, भले इसका पेटेंट है लेकिन हम आपको अलाउ करते हैं। तो इस उस केस में क्या होगा, कंपनी बी इसको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी, एक बहुत ही कम कॉस्ट पे वो मार्केट में अवेलेबल होगा और काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में मार्केट में अवेलेबल होगा, ताकि सभी लोगों को उस ड्रग का फायदा मिल सके जो इसको वो चाहिए। तो ये होता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। इमरजेंसी के केस में, हेल्थ इमरजेंसी जैसे केस में गवर्नमेंट जो इसको लागू कर सकती है। तो ये बेसिकली यही कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो बेसिकली यूज हुआ था, हैव बीन यूज बाय साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने इसको यूज किया था जब वहाँ पे एड्स पेंडेमिक आया था, जैसे एड्स काफ़ी फैल गया था। तो उस समय इंडियन लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स ने ड्रग को सप्लाई किया था साउथ अफ्रीका में, एड्स ड्रग को। तो दे आर 3 स्टेक होल्डर इन्वॉल्व इन सिस्टम टू प्रोड्यूस एडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ अफोर्डेबल मेडिसिन। 3 स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि मेडिसिन बनाना है तो चिल्ड्रन, सिटीजन जिनको मेडिसिन चाहिए, गवर्नमेंट जो कि इंश्योर करते हैं कि वो सिटीजन को जिसको चाहिए, जिसको जरूरत है पेशेंट को, उसको मिले, और प्राइवेट कंपनीज वो प्रोड्यूस एंड सेल है। तो 3 आदमी हो गए, एक हो गया डिमांड जो कर रहा है, एक जो सप्लाई कर रहा है, और तीसरा जिसको रेगुलेट कर रहा है। ठीक है। तो गवर्नमेंट मस्ट स्टेप इन, दे मस्ट हैव मींस टू रेगुलेट द प्राइसेस एंड ऑल्सो इंश्योरेंस प्रोडक्शन। तो ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, बेसिकली कोविड का हो या किसी केस में हो। तो प्राइवेट कंपनीज गो इवन फर्दर टू से दैट टैक्सेस मस्ट बी रिड्यूस टू मेक द इन्वेस्टमेंट मोर अट्रैक्टिव। गवर्नमेंट हैव बोथ हैंड टाइप। तो गवर्नमेंट का, ऐसे हमने शुरू में देखा, तो गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना है कि भाई जो प्रोडक्शन बढ़े और प्राइसेस रेगुलेट हो, कम हो, लेकिन प्राइवेट कंपनियां क्या है कि हमें टैक्सेस कम देना पड़े, इसके लिए गवर्नमेंट को वो फोर्स करती है। तो ये दोनों तरफ से गवर्नमेंट का हैंड बन जाता है। यहाँ पे आता है रोल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जब भी गवर्नमेंट बनाती है तो उसका एम बेसिकली क्या होता है कि भाई प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, उनका एम होता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का कि भाई जो है उस सेक्टर में, सेक्टर का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट करें, हम ओवरऑल ग्रोथ करें, और जो बेसिकली वेलफेयर मोटिव होता है कि मान लीजिए कोई दवाई बना रही है, इलेक्ट्रिसिटी बना रही है कंपनी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कवरेज जो है हम पहुंचा सके, कवरेज का इंक्रीज कर सके, बैलेंस डेवलपमेंट हो। ये बेसिकली एम्ड है, और भी बहुत सारे एम्ड है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का। मोटा मोटी ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स का एम है। प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का एम कभी नहीं होता है। तो इसमें जब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज होती है तो इकोनॉमिक्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं, कैसे कि भाई प्रूव करते हैं कि इंटरप्राइज डू नॉट प्रोड्यूस एज मच शेयर होल्डर्स जितना कि प्राइवेट कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है। ऑब्वियसली बात, इनका एम जो है, जैसे मैंने कहा, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ओवरऑल वेलफेयर का एम है। लेकिन with the way privatized, the owner's objective primarily be, if not entirely, to maximize returns। अगर उसको प्राइवेटाइज आप कर दिए तो ऑब्वियस बात उनका इंटरेस्ट जो होगा ये आपको प्रॉफिट सिर्फ कमाना। तो एक ही अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, तो प्राइवेट इंटरप्राइज जो है प्रॉफिट ज्यादा बनाती है। तो ये बेसिकली उन्होंने कहा कि है ना, गवर्नमेंट का द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट इज टू इंप्रूव ऑल राउंड वेलबींग ऑफ सिटीजंस, नॉट मियरली प्रोवाइड प्रोडक्ट्स। ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज एस्टेब्लिश करने का मेन एम है। कोविड-19 क्राइसिस हैज रिवील्ड द इनएडिक्वेसी ऑफ कैपिटलिज्म टू फुलफिल सोसाइटल नीड्स। तो ये हम देख रहे हैं बेसिकली, क्योंकि वैक्सीन या ड्रग्स जो है कुछ देश में अवेलेबल है, कुछ जगहों पर अवेलेबल है, कुछ लोगों को अवेलेबल है, तो कैपिटलिज्म एक तरह से फेल कर गया है सोसाइटल नीड्स को फुलफिल करने में। गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट पब्लिक स्पिरिटेड इंटरप्राइजेस टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स इक्विटेबली टू ऑल सिटीजन्स। Relentless economic growth is devouring Earth. With artificial intelligence, algorithms, social media, capitalist enterprises are able to manipulate human minds। तो ये बेसिकली कहा है गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है, तो पब्लिक इंटरप्राइजेज जो वैसा स्टेब्लिश करने की जरूरत है जिससे कि हम सामान जो है प्रोड्यूस कर सके और लोगों तक, सिटीजन तक पहुंचा सके उस सामान को कम कीमत में, और सभी को वो अवेलेबल हो। इसी का बेसिकली यहाँ पे कहा गया कि गवर्नमेंट को इसमें क्या करने की जरूरत है, कैपिटलिज्म का, और क्या रोल है, कैसे वो फेल कर गया। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है टाइमली विंडफॉल, ये बेसिकली जो ट्रांसफर अभी आरबीआई ने किया है, कुछ फंड 99,122 करोड़ सरप्लस गवर्नमेंट सेंटर को ट्रांसफर किया है। काफी ज्यादा हाई अमाउंट है। इससे बेसिकली गवर्नमेंट को एक कुशन मिला है, क्योंकि उनका रिवेन्यू, ऑब्वियसली बात है, आपका जो देख रहे हैं रिवेन्यू है, जो रिसिप्ट है गवर्नमेंट का, वो कम हो गया पेंडेमिक के कारण, पैसे कम आ रहे हैं। तो ये अगर पैसा ट्रांसफर होता है गवर्नमेंट को तो उससे गवर्नमेंट को काफी फायदा मिलेगा। तो ऑलमोस्ट डबल द 53,511 करोड़ दैट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज बजटेड बाय द वे ऑफ डिविडेंड रिसिप्ट्स। तो गवर्नमेंट ने अपने बजट में कहा था कि इतना हम रिसिप्ट करेंगे डिविडेंड से, लेकिन इससे ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे आरबीआई ने इसको दिया है। तो ये काफी हेल्पफुल है।
ज़्यादातर ये जो गवर्नमेंट, ये आरबीआई के पास ये जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के कारण हुआ है। तो फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई खरीदती है बहुत बार और बेचती है मार्केट में, रुपी का जो वॉलेटिलिटी है वो कम रहे उसको लेकर के, तो वहाँ पे बेसिकली आरबीआई को पैसा रेवेन्यू ग्रोथ होता है। क्योंकि अगर आप लो रेट पे आप खरीदेंगे फॉरेन एक्सचेंज, मान लीजिए यूएस डॉलर आपने खरीदा और हाई रेट पे आपने उसको बेचा, तो उसमें आपका जो प्रॉफिट जो हुआ है वो आपका प्रॉफिट में की जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि आरबीआई को एक कंटीजेंसी जो रखना है कि बफर तरह से, कि भाई कुछ क्राइसिस होता है तो हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए। तो आरबीआई कहती है कि हम जो है 5.5% जो है रखते हैं, जो बिमल जलाल कमेटी ने कहा था कि 5.5 से 6.5% बैंड का आपको में पैसा रखना है कंटीजेंसी बफर के लिए। तो ये इस राइटर ने कहा कि बहुत कम है बेसिकली सेफगार्ड के लिए। अगर कोई सडन अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो आरबीआई जो इतना पैसा है ये बहुत ही कम है आरबीआई के पास, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। यही मोटा मोटी है। ये ट्रांसफर ऑफ फंड ऑटोनॉमी और इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो है, ये हमने एक अलग वीडियो हमारा उस पर हमने डिस्कस किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। आरबीआई क्या ट्रांसफर करती है, आरबीआई का अर्निंग कहाँ से होता है, पैसा आता कहाँ से है, खर्च कहाँ पे होता है, और जो बीच का गैप जो है प्रॉफिट जो है वो कैसे उसको रेगुलेट करती है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के जरिए। इसको आप ध्यान में रखें, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं हमारा वीडियो जो है मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जाके जरूर देखें। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है इन टू माइंड्स, ये बेसिकली ओलंपिक्स को लेकर के, जो जापान में होने का था हिस्सा, होने वाला हिस्सा, तो अभी तक वहाँ पे फिक्स नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो बेसिकली केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी जो क्राइसिस में है। और ऑलरेडी हमने देखा बेसिकली जो इंडियन प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें तो उसमें हमने देखा कि डिस्पाइट ऑल जो था कि हम बायो बबल क्रिएट किया हुआ, बेस्ट प्रैक्टिसेज है, अलग रखा जाएगा खिलाड़ियों को, उसके बाद भी हमने देखा कि काफ़ी खिलाड़ी जो है पॉजिटिव हो गए, जिसके कारण उसको कैंसिल करना पड़ा बीच में। तो इसीलिए अनएक्सपेक्टेड है बेसिकली। यहाँ पर जो ओलंपिक अगर हम देखें तो 11,091 एथलीट्स भाग लेंगे इसमें, तो एक बड़ा इशू है, लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, एक तरह से कैसे इन खिलाड़ियों को अलग अलग रखा जाए कि और कोविड से बचा जाए, तो इसको हमें देखने की जरूरत है। इसी वजह से कहा गया कि कैसे जापान जिसको करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, ये देखने वाली बात है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है स्कोप ऑफ सेक्शन 304 बी इन डॉरी डेथ वाइडेंड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो फ्रेंड्स एडिटोरियल हमने खत्म कर दिया। एक और एडिटोरियल था आपका जो चेन्नई को लेकर था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमने उसको कवर नहीं किया। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पेजेस है उसके में न्यूज जो है उसको हम देख रहे हैं आप। और इसमें अगर तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो स्कोप ऑफ सेक्शन 304 बी इन डाउरी डेथ वाइडेंड बाय सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 304 बी है जिसमें डाउरी डेथ के बारे में कहा गया, उसका रिलेटेड पनिशमेंट के बारे में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इसको हमें ब्रॉडर वे में देखने की जरूरत है, ना कि जो कानून में लिखा है लाइन बाय लाइन उसको हमें फॉलो करने की जरूरत है, उसको हमें मीनिंग को बढ़ाने की जरूरत है एक तरह से। स्टेट जैकेट एंड लिटरल इंटरप्रिटेशन सही नहीं है बेसिकली डॉरी डेथ के केस में। डॉरी डेथ अकाउंटेड फॉर 40 to 50% होमिसाइड्स इन कंट्री फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड। तो काफी ग्रेव एक तरह से कह सकते हैं कॉज है आपका होमिसाइड्स का। तो कॉल डॉरी हरासमेंट ए पिस्टिफिनियस क्राइम वेयर वुमेन आर सब्जेक्ट टू क्रुएल्टी बाय कोवेटस हस्बैंड एंड इन-लॉज। तो यहाँ पे इनका कमेंट था बेसिकली चीफ जस्टिस का। इन्होंने क्या क्या बेसिकली लैंग्वेज जो है यूज इन सेक्शन 304 बी हैज ऑलवेज फ्लम्स कोर्ट्स। तो कोर्ट बेसिकली इसको जो है स्टेट जैकेट वे में देखते हैं। तो कोर्ट शुड इंटरप्रेट लिबरली, इसको आपको लिबरली सोचना है, while keeping in mind the law's intention to punish dowry and bride money। तो इसको आपको इंटेंशंस को भी देखना होगा इन लॉज का, जिसका डेथ हुआ डॉरी डेथ में उसके इन लॉज का इंटेंशन को भी आपको देखना होगा, वो भी अगर वैसा है तो उसको आपको टू द पनिशमेंट बुक करना होगा। वुमेन शुड बी डाइड ऑफ बर्न्स अदर बॉडीली इंजरीज अदरवाइज विद इन 7 years ऑफ मैरिज। ये बेसिकली एक्ट जो है उसमें क्या कहा गया है 7 साल के अंदर में ये होना चाहिए। शी शुड हैव सफर्ड क्रुएल्टी एंड हरासमेंट इन लॉज इन सून बिफोर हर डेथ। तो यहाँ पे जो कुछ फ्रेजेज जैसे सून बिफोर जो यहाँ पे इस एक्ट में है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो फ्रेज है इसको हम बहुत ही नैरो वे में देखते हैं। कोर्ट क्या करता है, बोलता है इमीडिएटली बिफोर। कोर्ट ने इंटरप्रेट जो किया कि इमीडिएटली बिफोर मतलब जस्ट उसके पहले ना उनका जो हैरासमेंट होना चाहिए डेथ के बिफोर, ऐसा नहीं हो सकता है, ये एब्सर्ड इंटरप्रिटेशन है। इंस्टीड चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रोसिक्यूशन नीडेड टू शो ओनली ए प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक बिटवीन हैरासमेंट एंड डेथ। बस आपको लिंक स्टेब्लिश करना है कि भाई प्रॉक्सिमेट मतलब हाल ही में हुआ, इमीडिएटली नहीं, मतलब हाल ही में कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड में हुआ हो और हैरासमेंट के कारण डेथ हुआ हो, ये स्टेब्लिश आपको करना है। इस पे जो कोर्ट को देखना चाहिए।
इमीडिएटली बिफोर मतलब क्या, जस्ट डेथ उसी के कारण हुआ ऐसा नहीं जरूरी है, हो सकता है वो कुछ समय से वो चल रहा हो। द फैक्टर ऑफ क्रुएल्टी एनहांसमेंट डिफरेंसेस फ्रॉम केस टू केस, डिफरेंट होता है केस टू केस, आपको उसको देखना होगा। इसके बाद एक और इसमें स्टेटमेंट है, अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ये जो है ना, बॉडी इंजरी इन अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ये बेसिकली उससे डेथ हुआ हो, तो इसमें भी कॉज फॉर लिबरल इंटरप्रिटेशन, इसमें भी चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको लिबरली इसको इंटरप्रेट करना है, सोचना है। तो रीजन फॉर नॉन कैटेगराइजेशन is due to the fact that death occurring in other than normal circumstances can in cases be homicidal, suicidal और accidental। ये कुछ भी हो सकता है, होमिसाइडल भी हो सकता है, सुसाइडल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है। इसको हमें कैटेगराइज नहीं किया, बेसिकली आपको लिबरली इंटरप्रेट करना है इस चीजों को। इसके अलावा एक्यूज का जो एग्जामिनेशन है अबाउट इंक्रिमिनेटरी मटेरियल अगेंस्ट हिम शुड बी डन इन फेयर मैनर, आपको फेयर मैनर में उसको भी देखना है। कोर्ट मस्ट put incriminating circumstances before accused and seek his response. He should be given sufficient opportunity to give his side। तो आपको जो दूसरे साइड का भी जो अपॉर्चुनिटी उसको देना है कि वो अपनी बातें कर सके और जो सर्कमस्टांसेज है उसके अगेंस्ट में अपनी बातों को रख सके। तो एक फेयर मैनर में ट्रायल होना चाहिए और इंटरप्रिटेशन जो है आपको उसको लिबरली करना है, ताकि जो ऐसा नहीं जो मुलजिम वो छूट जाए। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है इंडिया 6 मोड स्टडीज और वायरस ओरिजिन। तो ये बेसिकली डब्ल्यूएचओ की कल मीटिंग जो हुई थी फ्राइडे को डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वर्ल्ड हेल्थ में इन्होंने रिपोर्ट ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हुआ था डब्ल्यूएचओ के द्वारा, जिसकी रिपोर्ट जो है आई थिंक मार्च लास्ट में अप्रैल में सबमिट हुई थी, सबमिटेड बाय डब्ल्यूएचओ ऑन मार्च 31। इसमें बेसिकली जो है 4 पॉसिबल वेज जो है बताए गए थे ये कोविड के इमरजेंसी का, कोरोना वायरस का इमरजेंसी का। क्या क्या? डायरेक्ट जीनोटिक ट्रांसमिशन, मतलब डायरेक्टली जो है एनिमल से ह्यूमन में आ गया। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस थ्रू अनदर इंटरमीडिएट होस्ट और एनिमल। तो इसका मतलब कि एक यहाँ पे होस्ट था एनिमल, यहाँ ह्यूमन है, और कुछ इंटरमीडिएट होस्ट के बाद ये यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ ट्रांसफर हुआ। दूसरा रीजन। तीसरा, इंट्रोडक्शन थ्रू अ कोल्ड चेन और फूड चेन के थ्रू। और तीसरा, लेबोरेटरी इंसिडेंट, जिसको कि ज्यादा कहा जा रहा है बेसिकली यूएसए और बाकी कंट्रीज का कि लेबोरेटरी इंसिडेंट्स लेबोरेटरी से लीक हुआ है। कहाँ से? चाइना की वुहान के लेबोरेटरी से। कौन सा लेबोरेटरी है आपका? वुहान का लैब जो है आपका, वहां से लीक हुआ है, ऐसा कहना है बहुत सारे देशों का। तो ये 4 मेथड पॉसिबिलिटीज पहले था। तो जो इंक्वायरी कंडक्ट हुई डब्ल्यूएचओ के द्वारा चाइना के साथ मिलकर, जो इंक्वायरी उन्होंने कंडक्ट किया था 4 हफ्ते में, उसमें कहा गया कि पहला 2 थ्योरी जो है ये लाइकली हो सकता है, फूड चेन वाली थ्योरी जो है पॉसिबल, एंड लैब इंसिडेंट थ्योरी एक्सट्रीमली अनलाइकली। तो ये इन्होंने अपना कहा था, कुछ डिसाइड नहीं किया था इन्होंने, बस यही कहा था पहला 2 थ्योरी हो सकता है, फूड चेन की थ्योरी पॉसिबल है, और लैब थ्योरी जो है बहुत ही पॉसिबल नहीं है, बहुत हद तक एक्सट्रीमली अनलाइकली। इस पे फिर से इंक्वायरी करने का बेसिकली जो है और स्टडी करने के लिए इंडिया ने भी सपोर्ट किया, यूएसए ने इसको इनिशिएट किया था। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है चिल्ड्रन अंडर मिड डे मील स्कीम टू गेट एड। तो ये क्योंकि मिड डे मील की स्कूल से बंद है, तो इसको लेकर के सेंटर ने कहा है कि 100 रुपए ईच टू चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 1 to 8 जो है उनको दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं पर मंथ दिया जाएगा। वो आर बेनिफिशियरी ऑफ मिड डे मील स्कीम, क्योंकि मिड डे मील उनको नहीं मिल रहा है तो उनको 100 रुपए उनके में दिया जाएगा। फूड राइट एक्टिविस्ट का कहना है कि ये बहुत ही कम अमाउंट है, अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो 4 रुपए पर दिन का होगा, जो कि बहुत ही कम है। इन्होंने सजेस्ट किया है कि इनहेंस टेक होम रेशन होना चाहिए, टेक होम रेशन इंक्लूडिंग एग्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, दाल, चना, ऑयल टू बी गिवन इन ऑर्डर टू इंश्योर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ये बेसिकली कहना है। तो मिड डे मील स्कीम क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट क्या करी, हम सिर्फ कुकिंग कॉस्ट इसका दे रहे हैं लोगों को, कुकिंग कॉस्ट जो आता है जो सेंटर देती है जिसका पैसा, उसका हम बेसिकली ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों को। मिड डे मील स्कीम क्या है? बेसिकली एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उनका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल लिटरेसी के अंदर में आता है। ये 1995 में प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, तकरीबन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो है फूड प्रोग्राम जो है ये है एक तरह से। इसमें क्या है, कुक्ड मील जो दिया जाता है बच्चों को, पका के खाना दिया जाता है हर बच्चों को विद इन ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के बच्चे जो है उनको दिया जाता है क्लास 1 to 8 में जो पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में। ऑब्जेक्टिव क्या है? मल्टीपल ऑब्जेक्टिव इसमें सर्व होता है। एक तो आपका हंगर, मालन्यूट्रिशन आप उसको दूर कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन डाइट आप न्यूट्रिशन चाहिए उसको दे रहे हैं। इनरोलमेंट बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे जो है खाने, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है, जैसे घर में भूखे रह जाते हैं, तो दोपहर का अगर आप खाना उसको दे रहे हैं तो बच्चे आएंगे, पढ़ने के लिए भी आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
सोशलाइजेशन एमंग कास्ट, अलग अलग बच्चे जो बैठ के खाएंगे साथ साथ मिलकर अलग अलग कास्ट के, तो सोशलाइजेशन उन्हें बढ़ेगा, घुल मिल ज़्यादा बढ़ेंगे। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एट ग्रासरूट लेवल स्पेशली टू वीमेन, तो जो आपको वीमेन चाहिए होगी कुकिंग करने के लिए, खाना पकाने के लिए, तो ऑब्वियस बात आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव इस स्कीम से सर्व होता है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। कुक्ड मिल्क का कितना होना चाहिए न्यूट्रिशन, ये भी गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है। 450 कैलोरीज और 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको 1 से 5 क्लास के बच्चों को देना होगा, और 700 कैलोरीज और 20 ग्राम प्रोटीन जो है अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 क्लास के बच्चों को जो डेली खाना मिल रहा है उसमें इतना ये बेसिकली कैलोरी या प्रोटीन होना चाहिए। इसका बेसिकली पूरा डिफाइन किया हुआ है। और जो आप सामान खरीद रहे हैं, दाल चना जो भी है, वो एक मार्क वेरीफाइड क्वांटिटी, वेरीफाइड जो है सामान क्वालिटी चेक होना चाहिए सामान का। कवरेज जो अगर हम बात करें तो सारे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, मदरसाज, मकतब सपोर्टेड बाय द सर्व शिक्षा अभियान, इन सब में ये स्कीम लागू है, चलती है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, सेंटर टेस्ट वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी टू रिपोर्ट टू दिल्ली, ये बेसिकली जो है कल नामफन सॉरी यास तूफान को लेकर के मीटिंग था, जिसको आई थिंक वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ने स्किप कर दिया था। तो इसमें जो यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया कि डीओपीटी का रूल है, वो रूल 6(i), इसमें क्या है, प्रोवाइडेड द इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट सेंट्रल स्टेट के बीच में, मैटर मे बी शैल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल लीड इफेक्ट टू द डिसीजन। ये बेसिकली है। इसमें क्या कहा गया ऑर्डर में कि स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि आप रिलीव कीजिए चीफ सेक्रेटरी को, अल्पन बंदोपाध्याय वहाँ के चीफ सेक्रेटरी है, इमीडिएट इफेक्ट से, और डायरेक्ट हिम टू रिपोर्ट टू डीओपीटी ऑफिस, मतलब कि सेंटर से आप अटैच होंगे। इनका बेसिकली ये रिटायर होने वाले थे मई 31 को, इनको एक्सटेंशन मिला है 3 महीने का। तो ये मोटा मोटी बेसिकली सेंट्रल स्टेट के टसल के बीच में है, और क्या क्या रूल है डीओपीटी का सेंटर अटैचमेंट को लेकर। पहले भी जो है दिसंबर में भी होम मिनिस्ट्री ने 3 आईपीएस ऑफिसर को अटैच करने के लिए कहा था, बट स्टेट गवर्नमेंट उसको रिलीव ही नहीं किया। अगर आप रिलीव नहीं होंगे स्टेट गवर्नमेंट से तो आप वहां पर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, फ्रांस एंड रवांडा जिनोसाइड, ये बेसिकली जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है इमैनुअल मैक्रोन ने उन्होंने थर्सडे को एक माफी मांगी थी, फॉरगिवनेस फॉर हिज कंट्रीज रोल इन 1994 रवांडा मैसेकर। 1984 में रवांडा में मैसेकर हुआ था, जिनोसाइड जो हुआ था, जिसमें इन अबाउट 8 लाख पीपल, मोस्टली जो है एथनिक तुत्सी ट्राइब के जो वहाँ के थे वो मारे गए थे। इसका इन्होंने तरह से माफी मांगी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है, आई थिंक आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, और ये आ सकता है क्वेश्चन। इसको आप थोड़ा सा मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। इसमें बेसिकली पूरा हिस्टोरिकल बताया है कैसे कैसे क्या हुआ, ये आपको जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मेनली जो है वहाँ पे 2 ट्राइब्स हैं रवांडा में, अगर बात करें मेजोरिटी जो है हुतुस ट्राइब है और माइनॉरिटी जो है तुत्सी ट्राइब है। तो कुछ है ना, इंडिपेंडेंस के बाद बेसिकली पहले माइनॉरिटी ट्राइब्स वहाँ पे था, अब पावर में, उसके बाद जब है 1960 के बाद जो है मेजोरिटी ट्राइब जो वहाँ पे आया, तो उसके बाद उन्होंने एक जीनोसाइड स्टार्ट किया, वहाँ पे हटाया लोगों को जो माइनॉरिटी ट्राइब्स पे अटैक किया। तो क्राइसिस उसके बाद जो माइनॉरिटी ट्राइब्स था उन्होंने एक फ्रंट फॉर्म किया, रवांडन पेट्रियोटिक फ्रंट 1984 में। इसमें बेसिकली ये जो वॉर हुआ इसके बीच में, और जो आपका मेजोरिटी ट्राइब्स था उनके बीच में जो वॉर हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग जो है माइनॉरिटी ट्राइब्स से मारे गए, उसी के बारे में ये बताया गया है। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि ये कब हुआ, क्या हुआ, और कौन कौन से ट्राइब्स इसमें इन्वॉल्व थे। वर्ल्ड हिस्ट्री में शायद पूछा जा सकता है आपको, अदरवाइज इसमें ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।